गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग अपना अकाउंटेंसी का आज एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिजर्व एंड प्रोविजन। हमारा जो 17th चैप्टर है आज ये स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्व एंड प्रोविजन, देखो बेटा ये जो चैप्टर है रिजर्व एंड प्रोविजन, इसमें एक्चुअली दो डिफरेंट टर्म्स यूज की जा रही है। वन इज प्रोविजन एंड सेकंड वन इज रिजर्व। दोनों का मीनिंग अलग है। देखो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन किसे कहते हैं, प्रोविजन क्या होता है? पॉलिटिकल चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, प्लस 2 में भी काम आता है। ठीक है, आप सभी को इसकी टर्म्स के बारे में पता होगा। देखो ये प्रोविजन का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैंने एक प्रिंसिपल पढ़ाया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाले चैप्टर में। लास्ट प्रिंसिपल था दैट वाज प्रूडेंस प्रिंसिपल, दैट वाज प्रूडेंस प्रिंसिपल या कन्वेंशंस। देखो प्रूडेंस और दूसरा नाम था उसका कंजर्वेटिज्म, आप लोगों को शायद याद है। प्रूडेंस प्रिंसिपल या प्रूडेंस कन्वेंशंस ये कहता है कि इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी शुड ऑलवेज फॉलो ए सेफ पॉलिसी। हमें अपने बिजनेस में हमेशा एक सेफ पॉलिसी को लेके चलना चाहिए। सेफ पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि इफ एनी प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर वी शुड इग्नोर इट एंड इफ एनी लॉस इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर वी शुड मेक प्रोविजन रिगार्डिंग टू दैट। भाई अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उस लॉस को तो आप उस लॉस के लिए तो पहले से तैयारी करो, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने की उम्मीद है तो आप उस उम्मीद को छोड़ो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मान लो आज मेरा कोई कस्टमर है एक्स, डेटर है, जिसके मैं पैसे मांगू, मुझे उस पार्टी से 5 लाख रुपीस की पेमेंट ली। उस पार्टी ने कहा कि जी मैं 10 जनवरी को आपको 5 लाख रुपीस की पेमेंट कर दूंगा। उस पार्टी ने मुझे ये कहा कि मैं 10 जनवरी को आपको 5 लाख रुपीस की पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, अब उस पार्टी के बिहाफ के ऊपर मेरे को दूसरी पार्टी वाई पेमेंट मांगती है। मैंने उस पार्टी को प्रॉमिस किया कि भाई 11 जनवरी को मैं आपको 5 लाख रुपीस की पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, अब आप ये देखो कि मैं निश्चित होकर बैठ गया कि एक्स नाम की पार्टी मुझे 10 जनवरी को पेमेंट करेगी, वहां से पैसा लेके नेक्स्ट डे मैं वाई को पेमेंट कर दूंगा, निश्चित होकर बैठ। अब नेक्स्ट को सिचुएशन क्या बनती है कि 10 जनवरी को एक्स हमारे पास आता है और वो ये कहता है कि मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया, मैं आपको आज पेमेंट नहीं कर सकता। सोचो आपकी क्या सिचुएशन होगी। चलो एक बात ये मान लिया जाए, आप एक्स के साथ लड़ाई झगड़ा कर लोगे, उसको 2-4 बातें सुना दोगे कि भाई तुम अच्छे बिजनेसमैन हो, तुमने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, आगे से मेरे साथ ट्रांजैक्शन मत करना, इस प्रकार की बातें आप एक्स को कह भी दोगे, वो सुन भी लेगा, बात खत्म। लेकिन अब आपकी सिचुएशन क्या है, क्या आप वाई को पेमेंट कर पाओगे? भाई आप वाई को पेमेंट कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप तो एक्स की पेमेंट के ऊपर डिपेंडेंट थे। अगले दिन वाई के सामने जाओगे, वाई को ये कहोगे, वाई भी आपको वही बातें कहेगा जो आपने एक्स को कही। इससे क्या होगा, आपकी दो पार्टीज खत्म हो गई। एक्स के साथ आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, दूसरी तरफ वाई आपके साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, दो बिजनेस रिलेशन आपके खत्म हो। ठीक है, रीजन क्या था इसके पीछे का? रीजन था आपको फ्यूचर में पेमेंट मिलने की उम्मीद थी, प्रॉफिट होने की उम्मीद थी, आप उस उम्मीद के सारे बैठ गए। आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी थी, लॉस होना था, आपके पास एक तरीके का खर्चा होना था, आपने उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं। इसकी वजह से आपके बिजनेस को सफर करना पड़ता है। अगर इसी का अपोजिट आप थोड़ा सा एफर्ट करते, क्या एफर्ट करते कि भाई एक्स से 5 लाख रुपीस मिलने की उम्मीद है, आप इस उम्मीद को छोड़ देते, आप इसके भरोसे नहीं रहते। दूसरी तरफ आपको वाई को पेमेंट करनी है, आप उसके लिए कहीं और से अपने पर्सनल रिसोर्सेज से पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर इनकेस एक्स पैसा नहीं दे पाता तो आप कम से कम वाई को तो पेमेंट कर पाओगे, और नेक्स्ट पर अगर एक्स की पैसा दे दे, आपने भी अरेंजमेंट कर लिया तो बेटर है एक्स ने जो पैसा दिया वो वाई को पे कर दो, जो पैसा आपने अरेंज किया उससे आप अपने बिजनेस में लगा दो। ठीक है, बिजनेस प्रोग्रेस करेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बिजनेस में
हमेशा एक सेम पॉलिसी को एडॉप्ट करके चलो। अगर बिजनेस में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होने की उम्मीद है, इग्नोर इट। इफ एनी लॉस इज एक्सपेक्टेड, मेक प्रोविजन रिगार्डिंग टू दैट इन प्रेजेंट पे ही उसकी तैयारी करना स्टार्ट करो। अब एक छोटी सी और बात है कि मान लो आज आपने अपनी 10,000 रुपीस की गुड्स, 1 लाख रुपीस की गुड्स ले लेते हैं, 1 लाख रुपीस की गुड्स कस्टमर्स को सेल आउट की, बहुत सारे कस्टमर्स है, एक 1,20,000, यू आर अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ रुपीस 20,000, आपने 20,000 का प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन ये जो सेल की गई दैट वाज इन क्रेडिट, उधार में सेल, ठीक है। 1 लाख रुपीस का सामान आपने अपने कस्टमर को 1,20,000 में सेल किया इन क्रेडिट, आपको 20,000 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। अब कल को कोई बंदा ये सोचने लगे, मान लो मैं एक सिंगल बिजनेसमैन हूं, मैं ये सोचने लग जाऊं कि भाई मैंने 20,000 रुपए कमा लिए, चलो आज इस 20,000 रुपए को खर्च कर देते हैं, और मैंने उस पैसे को खर्च कर दिया। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हो कि आपने जो 120 की गुड्स सेल आउट की वो पूरे का पूरा पैसा आपको रिकवर हो जाएगा? ऐसा बिजनेस में नहीं होता। जनरली क्या होता है कि आप जिन लोगों के पैसा मांगते हो उनमें से कुछ बंदे ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है आपको पेमेंट करने से मना करें। एक और सिचुएशन ले सकते हैं, यानी कि पहली बात तो कुछ बंदे पेमेंट देने से मना कर सकते हैं, यानी कि बैड डेट होने की पॉसिबिलिटी। दूसरी बात आप खुद सोच के देखो, खुद बताना मुझे, आज आप मार्केट में गए, किसी शॉपकीपर के पास जान पहचान वाला था, आपने वहां से कपड़े पसंद करने स्टार्ट किए, भाई ये कपड़ा भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, 3-4 कपड़े आपने पसंद कर लिए, ठीक है। बिल बना टोटल 5,100 रुपीस का। आप उस दुकानदार को, शॉपकीपर को कह के आते हो, भाई ऐसा कर अकाउंट में लिख ले, कल पापा आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, वो पैसे दे देंगे। या फिर आप उस बंदे को कहते हो, भाई साहब लिख लेना पैसे, कल पेमेंट कर जाएंगे। अच्छा भाई साहब क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, अपनी बुक में, अपनी कॉपी में लिखेगा कि भाई मैं इस आदमी के कितने पैसे मांगता हूं, 5100, ठीक है। उसकी बुक्स में डेटर कितने का है, 5100 है। आप जब पेमेंट करने जाते हो, नेक्स्ट डे जब आप उसको पेमेंट करोगे, कितने पैसे देते हो, कितने, 5100। ऐसे तो हमारा खून भी नहीं है, ठीक है। इतना शरीफ खून तो हमारा ही नहीं हो सकता कि 5100 की शॉपिंग करके लाए और नेक्स्ट डे 5100 की पेमेंट करने जाएंगे। दुकानदार को कितने पैसे पकड़ाएंगे, पहली बात तो कोशिश करेंगे 4 में मान जाए, 4 नहीं 4.5, 4.5 नहीं 5, 5100 तो देंगे, ये तो सेट है, ठीक है। यानी कि उस समय हम उस दुकानदार से क्या चाहते हैं, डिस्काउंट चाहते हैं। अब एक बंदे ने, किसी ने 100 का मांग लिया, किसी ने 200 का मांग लिया, तो इस तरीके से मान लो 1,20,000 के डेटर्स है, क्या वो पूरा पैसा दे देंगे, नहीं देंगे ना। 1,000, 2,000, 3,000 आपको एज ए डिस्काउंट कंसेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 120 के हिसाब से जो सेल की उसमें 20,000 नहीं कमाए, डिस्काउंट का अमाउंट भी तो डिडक्ट करोगे, कितना कितना डिडक्ट करें, 1,000 करे, 2,000 करे, 3,000 करे, it will be projected by our past experiences। past experiences के बिहाफ के ऊपर पता चलता है कि कितना डिस्काउंट हमें अपने कस्टमर्स को देना पड़ सकता है। एक डॉक्टर है, ठीक है, आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो, जाते तो होंगे, ठीक है। डॉक्टर की फीस होती है 500 रुपीस, पर उसमें मेडिकल का जो बिल आता है, आप कभी डॉक्टर को ये कहते हो, अरे भाई डॉक्टर साहब सही से लगा दो यार पैसे, ठीक है। कभी डॉक्टर को कहते हो भाई साहब 250 नहीं 200 रुपए ले लो, नहीं ना। डॉक्टर को ये पता है कि मैं जितना पैसा मांगता हूँ वो पैसा मुझे मिलेगा, तो वो डिस्काउंट को बहुत ही रेयर रखते हैं, या रखेगा भी तो कोई 1% रखेगा। लेकिन अगर एक कपड़े वाला है, कपड़े वाले की दुकान के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि कपड़े के रेट ही नहीं पता चलते। तो उस केस में उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग 2%, 3%, 4% का डिस्काउंट हमें अपने कस्टमर को देना पड़ सकता है। मान लो कस्टमर, शॉपकीपर को एक्सपेक्टेड है कि भाई 5% का डिस्काउंट हमें अपने कस्टमर को देना पड़ेगा, यानी कि अगर 1,20,000 रुपीस हम अपने कस्टमर के मांगते हैं तो 6,000 रुपीस का डिस्काउंट तो उनको लगभग देना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं एग्जैक्ट 6 हो सकता है 7 हो सकता है 5 हो, लेकिन उम्मीद करके चलता है, वो एक्सपेक्ट करके चलता है कि 6,000 रुपीस का डिस्काउंट उसको अपने कस्टमर को देना पड़ेगा। दिस इज ए एक्सपेक्टेड लॉस इन द फ्यूचर। तो कोई भी शॉपकीपर क्या करता है, इस प्रकार के एक्सपेक्टेड लॉस के लिए बजट पे तैयारी करता है, जिसको हम प्रोविजन कहते हैं। यानी कि
अगर हम अपने बिजनेस में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ इन द प्रेजेंट। नहीं तो ये याद होगा जो मैंने अभी आपको बताया। कल को मान लो आप उम्मीद करके चलते पूरे पैसे मिलेंगे, आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया भाई कल आके 120 ले जाना, जब कस्टमर आया तो उसने 115 की पेमेंट आपको पकड़ाई, आप क्या कर पाओगे? कस्टमर अच्छा कस्टमर है, 20 कमाए थे 2-4 हजार कंपनी दे जाएगा तो लेने पड़ेंगे, है ना? तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि फ्यूचर के लॉस के लिए हम प्रेजेंट में तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी हम प्रोविजन बनाते हैं। तो ये तो हमारे पास कॉन्सेप्ट था टॉपिक को समझाने। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन। देखो बेटा, हमारे पास हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन किसे कहते हैं, प्रोविजन क्या है? देखिए ये बुक में जो प्रोविजन की डेफिनेशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट द टर्म प्रोविजन रेफर्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट। यानी कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविजन का मतलब होता है किसी भी प्रकार का अमाउंट जिसके बारे में कह रहे हैं अमाउंट रिटन ऑफ और रिटेन by way of providing for depreciation, renewal or diminutions in the value of assets। यानी कि assets पे depreciation, renewal या उसमें होने वाली किसी भी प्रकार के diminutions या कमी के लिए जो अमाउंट मेंटेन किया जाता है उसे प्रोविजन कहते हैं। और the amount retained by way of providing for any novel liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। देखो ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, क्योंकि केवल और केवल एसेट्स के रिगार्डिंग प्रोविजन को डिफाइन किया है। आप लोग जो डेफिनेशन लिखे वो थोड़ी सी चेंज करके इस तरीके से लिखे, अमाउंट रिटेन सेपरेटली फॉर एनी future novel liabilities whose amount cannot be predicated with accuracy। देखिए ये प्रोविजन की डेफिनेशन है, अमाउंट रिटेन सेपरेटली फॉर एनी फ्यूचर लायबिलिटी whose amount cannot be predicated with accuracy। यानी कि फ्यूचर की किसी भी नोवल लायबिलिटी के लिए, मतलब कि जिस लायबिलिटी के बारे में आपको पता है, अमाउंट रिटेन फॉर एनी फ्यूचर नोवल लायबिलिटी whose amount cannot be predicated। यानी कि फ्यूचर की किसी भी लायबिलिटी के लिए जो अमाउंट रिटेन किया जाता है, सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, जिसके अमाउंट को एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बता सकते, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। उसे क्या कहा जाता है, प्रोविजन कहा जाता है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे बिजनेस में 1,20,000 रुपीस के डेटर्स हैं, ये हमारे लिए सर्टेन है कि डेटर्स विल नॉट पे फुली। भाई ये बात क्लियर है कि हमें डेटर से पूरा पैसा नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ आपको एज ए डिस्काउंट देना पड़ेगा। लायबिलिटी श्योर है, लॉस होना श्योर है, लेकिन अमाउंट प्रेडिकेट करना पॉसिबल नहीं है। कितना परसेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितना अमाउंट एज ए डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, आप इसको सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। तो इस प्रकार के डिस्काउंट के लिए एक अमाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको हम प्रोविजन कहते हैं। लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हुआ, प्रोविजन फॉर कई प्रकार के प्रोविजन आप बिजनेस में बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब है कि भाई जैसे 1,20,000 के डेटर्स हैं, इसमें से कुछ डेटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पेमेंट करने से बिल्कुल मना कर देंगे, ठीक है। कुछ पैसा ऐसा होगा जो आपका एज ए बैड डेब्ट्स कन्वर्ट होगा, जो आपको नहीं मिल पाएगा। एक तो होता है डिस्काउंट और एक होता है बैड डेब्ट, दोनों लॉस है, दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई बिल्कुल पैसा देने से मना करेगा वो तो कहलाएगा बैड डेब्ट, और कुछ आपसे डिस्काउंट की
डिमांड करेगा तो वो आपके लिए कहलाएगा डिस्काउंट। दोनों के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी कि जिन डेटर से पैसा मिलने की उम्मीद थोड़ी कम लग रही है उनके लिए हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इसी प्रकार प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिसेंटली आपने पढ़ा है कि हम लोग अपनी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जिसके लिए हम लोग एक अमाउंट सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मैनी टाइप ऑफ प्रोविजंस आर टू बी क्रिएटेड, कई प्रकार के प्रोविजन हम अपने बिजनेस में क्रिएट करते हैं। क्लियर बेटा? प्रोविजन क्लियर हो गया सबको? हाँ जरा प्रोविजन। तो देखो प्रोविजन की डेफिनेशन आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि प्रोविजन मींस एनी अमाउंट व्हिच इज रिटेन सेपरेटली फॉर एनी फ्यूचर नॉन लायबिलिटी whose amount cannot be predicated with accuracy। अब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल दिए प्रोविजन के, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स एटसेट्रा। कई प्रकार के प्रोविजन बिजनेस में बनाते हैं। हो सकता है आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ द प्रोविजन। भाई प्रोविजन की कोई दो एग्जांपल बताओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर एटसेट्रा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ प्रोविजन। देखो प्रोविजन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, इसकी डेफिनेशन में ही फीचर्स है। पहली फीचर, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉर्मल लायबिलिटी। भाई पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉर्मल लायबिलिटी। प्रोविजन ऐसी लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, अमाउंट नहीं पता, लायबिलिटी क्रिएट होगी ये आपको पता है। तो पहला पॉइंट है कि प्रोविजन इज मेड टू मेंटेन नॉर्मल लायबिलिटी। प्रोविजन किसी नॉर्मल लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है। सेकंड, द लायबिलिटी इज नॉर्मल बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। यानी कि लायबिलिटी नॉर्मल है, लायबिलिटी क्रिएट होगी ये पता है, बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। लेकिन इस प्रकार की लायबिलिटी के अमाउंट को रीजनेबल एक्यूरेसी के साथ जज नहीं किया जा सकता, यानी कि सर्टेनिटी के साथ जज नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। थर्ड, प्रोविजन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो ये दो वर्ड और क्लियर करो। एक वर्ड होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, शायद मैंने पहले भी कभी बताया हो, फिर समझ लो। देखो कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लायबिलिटी होती है, उनके रिगार्डिंग हम दो प्रकार के वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट आइटम इज कंपल्सरी टू बी पेड और मेड, यानी कि जो इस आइटम को पे करना कंपल्सरी है, नो मैटर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम करते हैं, आप अपने वर्कर को उनके एफर्ट्स, उनके काम के बदले में क्या देते हो, सैलरी देते हो। वर्कर को सैलरी देना आपकी मजबूरी है, आपके लिए कंपल्सरी है। उसमें ये मैटर नहीं करेगा कि जी हमारे पास इस साल प्रॉफिट नहीं है, इस साल जी लॉस हो गया हमारी फर्म में। आप अपने वर्कर को कह सकते हो कि भाई इस साल हमारी फैक्ट्री लॉस में चल रही है, हम आपको सैलरी नहीं देंगे। अगर आपने ऐसी बात कही, वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। तो इसका मतलब वर्कर को दी जाने वाली सैलरी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देनी ही पड़ेगी, नो मैटर प्रॉफिट है या लॉस है। इसी प्रकार एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दैट आइटम विल बी गिवन ओनली व्हेन देयर विल बी प्रॉफिट, यानी कि व्हेन ए आइटम इज गिवन आउट ऑफ प्रॉफिट इट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा, और किसी भी चीज का बंटवारा तब हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन तब हो सकता है जब वो चीज आपके पास अवेलेबल हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे पार्टनर्स को दी जाने वाली सैलरी, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें दो से ज्यादा पार्टनर है, दो एक से ज्यादा पर्सन है, उनको उनके काम के बदले में सैलरी दी जाती है। ठीक है, मान लो पार्टनर वैसे तो वो प्रॉफिट में हिस्सेदार है,
लेकिन कोई पार्टनर ये कहे कि जी मैं तो फर्म की पूरी देख रेख करता हूँ, मैं फर्म के लिए सारे काम करता हूँ, इसके बदले में मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए, तो मिल सकता है, जिसको हम सैलरी कहते हैं। तो अगर किसी वर्कर को सैलरी दी जा रही है, उसके काम उसके एफर्ट्स के बदले में वो देनी पड़ेगी, चार्ज प्रॉफिट। लेकिन अगर पार्टनर को सैलरी दी जाए तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, जो कि प्रॉफिट की कंडीशन में ही दी जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? Charge against profit is compulsory to be paid, no matter there is profit or loss. Appropriation of profit will be paid only when there will be profit. ठीक है? तो जो प्रोविजन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि प्रोविजन इज ए चार्ज ऑन प्रॉफिट. It means it is compulsory to create provision. प्रोविजन बनाना कंपल्सरी है, no matter there is profit or loss. ठीक है भाई? क्लियर? तो देखो बेटा, ये थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोविजन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन. प्रोविजन की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पर्पस क्या है, व्हाई वी क्रिएट द प्रोविजन, हम लोग प्रोविजन क्यों बनाते हैं. तो देखो, प्रोविजन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी इंपॉर्टेंस, importance of provision. देखो बेटा, हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज पर्पस और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजन. प्रोविजन की क्या पर्पस है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों आप प्रोविजन बनाते हैं. तो इसमें जो पहला रीजन है दैट इज टू ascertain true प्रॉफिट और लॉस. देखो बेटा, प्रोविजन बनाने की जो इंपॉर्टेंस है उसमें पहला पॉइंट आता है टू ascertain ट्रू प्रॉफिट और लॉस. ट्रू प्रॉफिट और लॉस को जानने की. देखो, वी क्रिएट द प्रोविजन सो दैट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कैन बी ascertained. आपको पता है, every businessman at the end of a financial year want to know that how much profit or loss has been earned during the year. भाई हर बिजनेसमैन जो किसी बिजनेस को ऑपरेट करता है, वो एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर ये जानना चाहता है कि ड्यूरिंग द ईयर उसे कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हो. ठीक है? अब आप देखो कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख रुपए की गुड्स थी, जिसको आपने अपने कस्टमर्स को सेल आउट किया 1,20,000 में, बट इन क्रेडिट पे सेल आउट किया. ठीक है? नो डाउट कोई भी बंदा ये कहेगा कि आई हैव अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर. भाई मैंने साल के दौरान 20,000 रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया, मैंने साल के दौरान 20,000 रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया. लेकिन एक दूसरी बात है कि देखो, अभी मैंने कहा कि ये सारे के सारे डेटर्स आपको कभी भी फुली पे नहीं करेंगे. इसमें से कुछ डेटर्स ऐसे भी होंगे जो पेमेंट करने से मना करेंगे, कुछ डेटर्स ऐसे भी होंगे जो आपसे डिस्काउंट की डिमांड करेंगे. लेट्स सपोज 2% डेटर तो डूबेंगे जो पेमेंट करने से मना करेंगे, एंड 3% अमाउंट विल बी गिवन एज ए डिस्काउंट. तो टोटल कितना हो गया? 2% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और 3% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, टोटल 5%. 5% के हिसाब से आपका 6,000 अमाउंट रिकवर नहीं होगा. तो रियल प्रॉफिट आपका 20 है या 14 है? 14 ही तो हुआ भाई. यहाँ तो आपने 20 कमाए थे, लेकिन उसमें से 6,000 आपको नहीं मिलेंगे, वो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका रियल प्रॉफिट 14,000 का है. ठीक है? रियल प्रॉफिट कितने का है? 14,000 का है. इसलिए कोई भी बिजनेसमैन इफ एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर, इट इज कंपल्सरी टू क्रिएट द प्रोविजन. यानी कि कोई भी बिजनेसमैन अगर एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को एस्टिमेट करना चाहता है, तो प्रोविजन शुड बी क्रिएटेड. प्रोविजन बनाना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चले. तो इसमें आप ये लिखेंगे कि बाय क्रिएटिंग द प्रोविजन ए बिजनेसमैन कैन एस्टिमेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. प्रोविजन बना के कोई भी बिजनेसमैन एक
एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान अर्न किए जाने वाले ट्रू प्रॉफिट और लॉस को एस्टिमेट कर सकते हैं। बिजनेसमैन कैन एस्टिमेट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, ठीक है। उसके बाद सेकंड रीजन आता है, दैट इज टू एस्टिमेट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू एस्टिमेट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू एस्टिमेट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। देखो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हैं कि एवरी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर want to know about its financial position। हर बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहता है। इट मींस ही वांट टू नो दैट हाउ मच एसेट्स, हाउ मच लायबिलिटी ही है, भाई उसके पास कितने की एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी। अब आप देखो कि जैसे मान लो फाइनेंशियल पोजीशन में हम एसेट्स और लायबिलिटी के अमाउंट को शो करते हैं। लाइक ये एग्जांपल बार-बार ले रहे हैं, आपने 1 लाख रुपीस की गुड्स आपने अपने कस्टमर को 1,20,000 में सेल आउट की। एज ए डेटर इन योर बैलेंस शीट यू विल रिप्रेजेंट द डेटर ऑफ रुपीस 1 crore। भाई आप अपनी बैलेंस शीट में डेटर का अमाउंट 1,20,000 रुपीस रिकॉर्ड करो, लेकिन क्या कंप्लीट 1,20,000 आपको रिसीव हो जाएगा? नहीं ना, आपको रिसीव कितना होगा? इस 120 में से 114, 115, 116 ही रिसीव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के दिखा रखा है। भाई आपने दिखा रखा है कि 1,20,000 के डेटर्स हैं, जबकि वो अमाउंट आपको रिकवर ही नहीं हो सकता। कल को कोई बंदा कह दे कि जी ये बिल्डिंग मेरी थी, लेकिन इस बंदे ने किसी ने कब्जा कर रखा है, मैं उसे खाली नहीं करवा सकता। भाई जब आप खाली नहीं करवा सकते, उस बिल्डिंग को आप अपने पोजीशन में ले ही नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसको अगर अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हो तो वो तो गलत है, ठीक है। वही बात है, आपने अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स को दिखा दिया 120, जबकि रिकवरेबल अमाउंट उनसे कितना है? 114 ही। आपको भी ये बात अच्छी तरीके से पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन लोगों को जबरदस्ती बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, जबकि एक्चुअल पोजीशन कुछ हो। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अगर अपने बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को एस्टिमेट करना चाहता है, तो ही शुड प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, he should provide provision on assets, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि every businessman at the end of a financial year want to ascertain the true financial position of the business, ठीक है, by preparing provision regarding different assets and liabilities we can ascertain their true financial position, या by preparing provision related to assets and liability their true valuation can be ascertained, which help to ascertain true financial positions। यानी कि प्रोविजन बनाने से by creating provision the actual value of assets and liability can be calculated। भाई assets और liability की जो रियल वैल्यू है उसका आपको पता चलेगा, as a result the true financial position of business can be ascertained। उससे आपको अपने बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चले, ठीक है भाई। तो हम लोग प्रोविजन इसलिए भी बनाते हैं सो दैट वी मे ascertain the true financial position of the business। उसके बाद टू प्रोवाइड द नोबल लॉसेस इन द फ्यूचर, थर्ड पॉइंट लिखिए, टू प्रोवाइड नोबल लॉसेस of the future। देखिए डियर, provision is also created to face the normal losses of the future। भाई कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में प्रोविजन इसलिए भी बनाता है ताकि फ्यूचर के नॉर्मल लॉसेस को फेस कर सके, फ्यूचर में क्रिएट होने वाली लायबिलिटी, फ्यूचर में क्रिएट होने वाले लॉसेस को फेस कर सके। देखो जैसा मैंने अभी बताया कि भाई every businessman want to adopt a safe policy related to his business।
भाई हम लोग अपने बिजनेस में जनरली प्रूडेंस प्रिंसिपल को या कन्वेंशंस को फॉलो करते हैं, अकॉर्डिंग टू व्हिच वी शुड फॉलो ए सेफ पॉलिसी। ठीक है, अब आप देखो कि समटाइम ए लॉस इज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बट इट्स अमाउंट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, तो सच टाइप ऑफ लॉसेस कैन बी फेस्ड विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको पता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो अर्निंग करता है, जो पैसा कमाता है, उस अर्निंग के ऊपर गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। हमें गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? टैक्स। जनरली द प्रॉफिट और लॉस विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईयर। मान लो साल के अंत में हमने कैलकुलेट किया कि भाई इस साल हमारे बिजनेस में 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। अच्छा, बिजनेस की इनकम के ऊपर फ्लैट टैक्स लगता है 30%, तो देखो 10 लाख रुपीस की इनकम के ऊपर यू हैव टू पे टैक्स ऑफ ₹3। आपको 3 लाख रुपीस का टैक्स पे करना है। आपकी 10 लाख रुपीस की इनकम है जिसके ऊपर आपको 3 लाख रुपीस का टैक्स पे करना है। ठीक है, अब आप देखो कि दिस प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईयर, दिस टैक्स इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईयर। अब एट द एंड ऑफ ईयर यू हैव टू पे ₹3 लाख टू द गवर्नमेंट। भाई आपको गवर्नमेंट को 3 लाख रुपीस की पेमेंट करनी है। It will quite difficult to pay such a big amount। इतना बड़ा अमाउंट एक साथ पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव हम लोग ऐसा कर सकते थे कि भाई जैसे हर बिजनेस में जब बिजनेस करता है तो उसको ये तो पता चलता ही रहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो। भाई आज मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं कोई दुकान चला रहा हूँ, तो मुझे ये पता चलेगा या नहीं चलेगा कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। भाई मेरा माल बिक रहा है और जितने में खरीदा उससे ज्यादा पे बिक रहा है, तो नो डाउट मैं प्रॉफिट है। तो उस केस में बिजनेसमैन क्या करता है कि उसको ये तो पता चलता रहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता चलता, लेकिन नियर बाय अमाउंट तो पता चल सकता है कि भाई आज मैंने लगभग 5,000 रुपए कमाए, आज लगभग 10,000 रुपए कमाए, तो ये पता चल सकता है। अब आप देखो कि एक साल का एक साथ टैक्स ना भर के वो बंदा ऐसा भी कर सकता है कि हर महीने अपने पास 20,000 या 25,000 जितना भी उसको सही लगे उतने का टैक्स के लिए अलग से अरेंजमेंट कर दे। भाई ये पैसा है, इसमें से इतना पैसा अलग से रख लो, हमें इससे टैक्स देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, वी विल नॉट फील एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी, हमें किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, वी कैन पे द टैक्स अमाउंट आउट ऑफ दैट प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि समटाइम ए लायबिलिटी और लॉस is expected in the future whose amount cannot be predicated with accuracy. With the help of provision, such type of losses or such type of expenses can be faced easily. यानी कि प्रोविजन की सहायता से इस प्रकार के लॉस, इस प्रकार के एक्सपेंसेस को आप आसानी से फेस कर। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो ये हमारे पास इसके बाद एक पॉइंट और है फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस। ये पॉइंट इसमें काट देना क्योंकि ये पॉइंट रिजर्व वाले पॉइंट में है। ठीक है, तो ये पॉइंट नहीं पढ़ना, केवल ये तीन है, इंपॉर्टेंस और पर्पस ऑफ प्रोविजन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट आती है, दैट इज रिजर्व। देखो दो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में, प्रोविजन एंड रिजर्व। हम लोगों ने सबसे पहले प्रोविजन के बारे में पढ़ा, अब हमारी सेकंड कॉन्सेप्ट है दैट इज रिजर्व। देखो बेटा, हमारी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है रिजर्व। रिजर्व किसे कहते हैं, रिजर्व क्या होता है? देखो रिजर्व का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ सेल या एक टाइप ऑफ सेल। हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, वही बता देता हूँ। आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वैलेट रखते हैं अपनी पॉकेट पर्स में। आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी के रूप में 100 रुपीस पे करते हैं, या मान लो लेट्स सपोज 1000 रुपीस देते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि उस 1000 में से 100 या 200 रुपीस पर्स में एक अलग से पॉकेट में छुपा के रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो उस पैसे का यूज किया। दैट इज रिजर्व, वो रिजर्व। देखो क्या होता है कि नॉर्मली हर बिजनेस में फ्यूचर के प्रति कंसर्न रहता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। आप लोगों के सामने सिचुएशन चल रही है कोरोना की सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में जिन बंदों ने अपनी कुछ सेविंग मेंटेन की हुई थी,
दे आर सर्वाइविंग। जिन लोगों ने कोई सेविंग नहीं की थी, जो लोग ऐसे थे भाई डेली कमाना, डेली खाना, डेली करना, उन लोगों के लिए सर्वाइवल करना भी बहुत डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो गया था। ये बात केवल बिजनेस के ऊपर अप्लाई नहीं करती, इंडिविजुअल पर्संस के ऊपर भी अप्लाई करती। तो अगर हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक अनसर्टेनिटी एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हैं। फ्यूचर इज अनसर्टेन, इट कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड विद एक्यूरेसी। तो देखो क्या होता है कि फ्यूचर में कब कौन सी कंटीजेंसी या कौन सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जिसको फेस करने के लिए या अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए हमें कुछ एडिशनल अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। तो नॉर्मली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो ड्यूरिंग द डे जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन सेपरेटली मेंटेन करके रखते हैं, सेपरेटली बचा के रखते हैं। आप अपने घर में देखो, आपके फादर जो भी अर्निंग करते हैं, आपके पेरेंट्स जो भी पैसा कमाते हैं, उस पैसे में से कुछ पैसे बचा लेते हैं। 1000, 2000, 5000, 10000 रुपए अलग से बैंक में डिपॉजिट करा के रखते हैं कि भाई फ्यूचर में अगर कल को कोई भी कंटीजेंसी आ गई, भाई कल को मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया या किसी की शादी करनी है, तो इस प्रकार की किसी भी कंटीजेंसीज को फेस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। उसे क्या कहा जाता है? रिजर्व कहा जाता है। तो देखो हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, व्हाट डू मीन बाय रिजर्व। रिजर्व किसे कहते हैं? रिजर्व क्या होता है? That amount of profit which is retained separately out of the profit to meet any future contingency, यानी कि that amount of profit which is retained separately to meet, which is retained separately out of profit to meet any future contingency. मीट एनी फ्यूचर कंटीजेंसी। देखो फ्यूचर की किसी भी कंटीजेंसी बोलते हैं आकस्मिक घटना, कोई भी ऐसी इवेंट जो अचानक से क्रिएट हो जाती है। किसी भी कंटीजेंसीज को फेस करने के लिए प्रॉफिट में से जो अमाउंट सेपरेटली मेंटेन किया जाता है, सेपरेटली रिटेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिजर्व। ठीक है, देखो मेनी टाइप ऑफ रिजर्व इज क्रिएटेड इन ए बिजनेस लाइक जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कई प्रकार के रिजर्व। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि देखो जैसे आज आपकी फैक्ट्री बिल्कुल स्मूथ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ काम परफेक्टली हो रहा है। आप लोग देखो कि फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट होते रहते हैं। भाई कोई वर्कर मशीन के ऊपर काम कर रहा है, उसका हाथ मशीन पे चला गया, कोई मशीन एकदम से करंट लग जाता है, कोई मशीन टूट के गिर गई, किसी मजदूर की डेथ हो गई। आप लोगों ने मूवीज में इस प्रकार की सिचुएशन देखी होगी कि वर्क करते समय अगर किसी भी वर्कर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो in that case it is the responsibility of the organization to make him some compensation, भाई उस वर्कर को कुछ compensation दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंटीजेंसी का पता तो होता नहीं कि भाई कब इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन इस प्रकार की कंटीजेंसीज को भी फेस करने के लिए सेपरेटली मेंटेन कर लेते हैं। इसको हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। रिजर्व के कई नाम होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, कई रिजर्व के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा। दूसरी बात, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो बेटा, हम रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रिजर्व विल बी क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर विल बी प्रॉफिट इन द फर्म। रिजर्व केवल तब बनाए जाते हैं जब फर्म के पास प्रॉफिट
इन केस ऑफ लॉस नो रिजर्व कैन बी क्लेम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे क्लियर वर्ड लिखा है प्रॉफिट व्हिच इज रिटेन सेपरेटली आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट एनी फ्यूचर कंटीजेंसी, जो कि प्रॉफिट में से सेपरेटली मेंटेन किया जाता है किसी भी फ्यूचर कंटीजेंसीज को फेस करने के लिए। It is considered as a appropriation of profit because it is created out of profit। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास डेफिनेशन हो गई रिलेटेड टू, यहाँ तक पढ़ लो, बाकी कल कैरी होगा। ओके, थैंक यू।